कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हाई कोर्ट्स को खूब सारी पावर्स दी हैं, खूब एक्सटेंसिव जुरिडिक्शन दिया है, और ये ज़रूरी भी है बिकॉज स्टेट के जुडिशियल सिस्टम में हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। हाई कोर्ट्स आर द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट्स भी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में रोल प्ले करते हैं। हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रिटेट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है उसके इंटरप्रिटेशन की पावर हाई कोर्ट्स के पास में होती है। हालांकि फाइनल पावर टू इंटरप्रिटेट द कॉन्स्टिट्यूशन इज विद द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट्स का भी अपना रोल है। इसके अलावा हाई कोर्ट्स सुपरवाइजरी रोल्स प्ले करते हैं, कंसल्टेटिव रोल्स प्ले करते हैं। हाई कोर्ट्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जुडिशियल सिस्टम में, और इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ने खूब सारी पावर्स दी हैं उनको, खूब एक्सटेंसिव जुरिडिक्शन दिया है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में कहीं नहीं बताया हुआ कि हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन क्या है, हाई कोर्ट्स के पावर्स क्या हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा सिंपली ये लिखा हुआ है कि इट इज सेम एज इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले हाई कोर्ट्स के पास में जो भी पावर्स थी, जो भी जुरिडिक्शन था, वही सेम बाद में भी मिलता रहेगा। बट हाँ, कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अब लिख दिया गया है कि हाई कोर्ट्स हैव द जुरिडिक्शन ओवर रेवेन्यू मैटर्स। रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स पे अब हाई कोर्ट्स को जुरिडिक्शन है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में नहीं लिखा हुआ कि हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन क्या है, पावर्स क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो बड़ा सिंपली ये लिख दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने से पहले जो भी पावर्स थी वही बाद में भी मिलती रहेंगी। लेकिन हाँ, वेरियस जगहों पे बताया हुआ है कि हाई कोर्ट्स के क्या पावर्स हैं, क्या जुरिडिक्शंस हैं। जैसे कुछ चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में बताई हुई हैं, कुछ चीज़ें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बताई हुई हैं, कुछ चीज़ें स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट्स में लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ें आईपीसी में, सीआरपीसी में लिखी हुई हैं। आईपीसी और सीआरपीसी अब इनको रिप्लेस कर दिया गया है। किस चीज़ से रिप्लेस किया गया है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कुछ चीज़ें सिविल प्रोसीजर कोड में लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ें लेटेस्ट पेटेंट में लिखी हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में नहीं लिखा हुआ, लेकिन हाँ, वेरियस जगहों पे बताया हुआ है कि हाई कोर्ट्स के क्या जुरिडिक्शन है, क्या पावर्स हैं, और इन पावर्स को, इस जुरिडिक्शन को वेरियस हेड्स के अंडर पढ़ा जाता है। पहला हेड है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। बेसिकली ऐसे मैटर्स जहां पे हाई कोर्ट को सीधे सीधे अप्रोच किया जा सकता है एंड नॉट नेसेसरली बाय वे ऑफ अपील, जहां सीधे सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। कौन से मैटर्स हैं? डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। पार्लियामेंट के मेंबर्स या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है तो आप सीधे सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। रिगार्डिंग रेवेन्यू मैटर्स अभी अपन ने बात की, और एन एक्ट ऑर्डर्ड और डन इन रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू से रिलेटेड कोई एक्ट है, कोई ऑर्डर है, और उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो आप सीधे सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट की बात है तो कोई भी सिटीजन सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, और चाहे तो सीधे सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकता है। आर्टिकल 226 अपन ने पढ़ा हुआ है। केसेस ऑर्डर्ड टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट कोर्ट इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई केस आया जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की बात है, तो ऐसे केसेस को हाई कोर्ट खुद को ट्रांसफर कर लेता है और सीधे सीधे सुनता है। 4 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं। कौन कौन से 4 हाई कोर्ट्स? कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली, जिनके पास में ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन है। मतलब क्रिमिनल मैटर्स के अलावा सिविल जुरिडिक्शन ओरिजिनल है इन केसेस ऑफ हायर वैल्यू। मतलब ऐसे केसेस जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व हो, 10-15 करोड़ रुपया इन्वॉल्व है, तो ऐसे सिविल केसेस में 4 हाई कोर्ट्स को, कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली को ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन है। सीधे सीधे इनको अप्रोच किया जा सकता है। 1973 से पहले तक, या फिर ये कहें कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973 आने से पहले तक 3 हाई कोर्ट्स, कैलकाटा हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट, इनको ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिडिक्शन था। मतलब मर्डर, रेप जैसे केसेस में सीधे सीधे कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास के हाई कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता था 1973 से पहले तक। अब ऐसा नहीं है। अब 4 हाई कोर्ट्स हैं जिनको ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन है इन केसेस ऑफ हायर वैल्यू। कौन कौन से हैं? कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास एंड दिल्ली। ओरिजिनल जुरिडिक्शन जहां सीधे सीधे हाई कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है। कौन से मैटर्स हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स के इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, रेवेन्यू रिलेटेड कोई मैटर है, फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट का कोई क्वेश्चन है,
सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई ऐसा केस आया जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, और ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन 4 कोर्ट्स को है। कौन कौन से? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली। फिर इसके बाद बात आती है रिट जुरिडिक्शन के बारे में, और अपने को पता है कि सुप्रीम कोर्ट को रिट्स इश्यू करने की पावर है अंडर आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट्स को रिट इश्यू करने की पावर है अंडर आर्टिकल 226। लेकिन हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट रिट्स इश्यू करता है ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, लेकिन हाई कोर्ट्स फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के साथ साथ किसी दूसरे पर्पस के लिए भी रिट्स को इश्यू कर सकते हैं। और इसलिए अपन कहते हैं कि हाई कोर्ट्स का रिट जुरिडिक्शन इस सेंस में वाइडर है इन कंपैरिजन टू द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट्स अपने टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में तो रिट्स इश्यू कर ही सकते हैं, आउटसाइड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन भी रिट्स इश्यू कर सकते हैं इफ द कॉज अराइजेज विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। अगर कॉज उनके टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में अराइज हो रहा है तो बाहर भी, आउटसाइड द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन भी रिट्स इश्यू कर सकते हैं हाई कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी किडनैप हो गया, उसको किडनैप किया गया राजस्थान से, लेकिन अब किसी दूसरे स्टेट में ले गए, तो राजस्थान का हाई कोर्ट इस केस में, बिकॉज इसका कॉज अराइज कहां पे हुआ है? राजस्थान की टेरिटरी में हुआ है, तो राजस्थान का हाई कोर्ट आउटसाइड द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन भी रिट इश्यू कर सकता है। और ये कहा गया 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 के थ्रू। रिट्स 5 होती हैं, एक होती है हेबियस कॉर्पस, एक होती है मैंडेमस, एक होती है प्रोहिबिशन, एक होती है को वारंटो और एक होती है सर्शियोरारी। और ये रिट्स क्या हैं अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एक अलग से सेशन बनाया हुआ है अपन ने जिसमें बहुत डिटेल में बातचीत की है इन 5 रिट्स के बारे में। नहीं पता है तो प्लीज जाओ और वो सेशन देखो। और अभी अपन बात कर रहे थे कि हाई कोर्ट्स का जो रिट जुरिडिक्शन है, इट इज नॉट एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन, इट इज कॉन्करेंट विद द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भी रिट्स इशू कर सकता है और हाई कोर्ट्स भी रिट्स इशू कर सकते हैं। अच्छा, एक केस आया चंद्र कुमार केस 1997, और इस चंद्र कुमार केस 1997 में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ये जो रिट जुरिडिक्शन है, इट इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिकली इसको छीना नहीं जा सकता, रिट जुरिडिक्शन। इसके बाद बात आती है अपीलेट जुरिडिक्शन की। हाई कोर्ट का काम है अपील सुनना। हाई कोर्ट इज प्राइमरीली अ कोर्ट ऑफ अपील। स्टेट में जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑपरेट कर रहे हैं, उनके जजमेंट के अगेंस्ट में अपील सुनने का काम किसका है? हाई कोर्ट का है। हाई कोर्ट्स अपील सुनते हैं इन सिविल मैटर्स, इन क्रिमिनल मैटर्स। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट अपील सुनते हैं इन सिविल मैटर्स, इन क्रिमिनल मैटर्स, इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पर भी सुप्रीम कोर्ट अपील सुनता है। सुप्रीम कोर्ट के पास में स्पेशल लीव वाली भी फैसिलिटी है, लेकिन हाई कोर्ट्स सिर्फ सिविल मैटर्स में और क्रिमिनल मैटर्स में अपील सुनते हैं। अब सिविल मैटर्स की अगर बात की जाए तो स्टेट में ऑपरेट करने वाला कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कोई भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कोई भी अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, उसके जजमेंट के अगेंस्ट में, उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील सुनने का काम किसका है? हाई कोर्ट का है। और हाई कोर्ट तक अपील कैसे पहुंचती है? पहला, बाय वे ऑफ फर्स्ट अपील्स। फर्स्ट अपील्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, कोई केस है जहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया, इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट में अपील की गई हाई कोर्ट में, इसे बोल देते हैं फर्स्ट अपील। और फर्स्ट अपील वाले केसेस में हाई कोर्ट डिसाइड्स बोथ ऑन क्वेश्चंस ऑफ लॉ एंड क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट। हाई कोर्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी डिसाइड करेगा और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे भी डिसाइड करेगा। अभी क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल अपन क्रिमिनल वाला ले रहे हैं, लेकिन पढ़ अपन सिविल रहे हैं। एग्जाम्पल क्रिमिनल वाला इसलिए ले रहे हैं बिकॉज थोड़ा इजी होगा समझने में। फॉर एग्जाम्पल, कोई मर्डर हो गया, तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में तो ये देखा जाएगा कि मर्डर के सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, मतलब कहाँ किया गया, कैसे किया गया, मर्डर के लिए कौन सा वेपन यूज किया गया, चाकू से मारा गया, बंदूक से मारा गया या गला दबा के मारा गया। तो ये जो वेपन वगैरह ये सब आते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स में। और फिर आता है क्वेश्चंस ऑफ लॉ कि भाई देखो मर्डर तो हुआ है, लेकिन स्थिति क्या है, किसी लड़की का रेप करने की कोशिश की जा रही थी और उसने अपने सेल्फ डिफेंस में किसी को मार दिया है, तो वहां पे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस अलग तरीके से अप्लाई होंगे। कोई ऐसा इंसान है जो कि क्रिमिनल माइंडेड है, 4-5 मर्डर ऑलरेडी कर चुका है, वहां पे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस अलग तरीके से अप्लाई होंगे। ये सब आते हैं क्वेश्चंस ऑफ लॉ में। और वेपन कौन सा है, कहां मर्डर हुआ है, ये सब आते हैं क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट में।
फर्स्ट अपील के थ्रू जो भी हाई कोर्ट के सामने केसेस आते हैं वहां पर हाई कोर्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दोनों पे बातचीत करता है, दोनों को डिसाइड करता है। कुछ केसेस आते हैं बाय वे ऑफ सेकंड अपील्स, मतलब कोई सब डिविजनल कोर्ट था और उसने कोई वर्डिक्ट दिया, इस वर्डिक्ट के अगेंस्ट में अपील हुई किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट था उसके अगेंस्ट में अपील हुई हाई कोर्ट में, इसे बोल देते हैं सेकंड अपील। और सेकंड अपील के जितने भी केसेस हैं उनमें हाई कोर्ट सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को डिसाइड नहीं करता। बाय फैक्ट का जो भी बातचीत होगी वो तो दो जगह पे ऑलरेडी डिसाइड हो गया, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे हाई कोर्ट बोलता है कि हम डिसाइड करेंगे। कुछ ऐसे भी हाई कोर्ट्स हैं जहां पे इंट्रा कोर्ट अपील्स का प्रोविजन है, मतलब विद इन दी हाई कोर्ट अपील की जा सकती है, और ये दोनों पे अप्लाई होता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के केसेस में भी और अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के केसेस में भी। कोई ऐसा केस है जिसको हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने डिसाइड किया है, उस सिंगल जज बेंच के डिसीजन के अगेंस्ट में अपील की जा सकती है उसी कोर्ट में किसी डिविजनल बेंच के सामने। सिंगल जज बेंच मतलब जहां सिर्फ एक जज ने डिसीजन दिया है। डिविजनल बेंच वो होती है जहां पे दो या दो से ज्यादा जजेस बैठते हैं डिसाइड करने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वो होती है जहां पे 5 या 5 से ज्यादा जजेस बैठते हैं डिसाइड करने के लिए। अब ज्यादातर हाई कोर्ट में जो भी केसेस होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं सिंगल जज बेंच के थ्रू, लेकिन अगर सिंगल जज बेंच के जो भी वर्डिक्ट है उसके अगेंस्ट में आपको अपील करनी है तो विद इन दैट हाई कोर्ट, उसी हाई कोर्ट में आप डिविजनल बेंच के सामने अपील कर सकते हो। फिर इसके अलावा अपील्स फ्रॉम डिसीजंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ट्राइब्यूनल्स लाई टू द डिवीजन बेंच ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। स्टेट में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं, अदर ट्राइब्यूनल्स हैं, अपन पढ़ेंगे इनके बारे में 323A और B, इनके बारे में पढ़ेंगे, एक चैप्टर है अलग से। उन्होंने कोई वर्डिक्ट दे दिया है, उसके अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो स्टेट हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने। 1997 से पहले तक ऐसा कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल या अदर ट्राइब्यूनल होता था, उसके अगेंस्ट में अपील सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती थी, लेकिन 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, पहले हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच के सामने जाओ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आना है तो आओ, अदरवाइज मत आना, कोई जरूरत नहीं है। फिर अपील लाई करती है इन क्रिमिनल मैटर्स। स्टेट में ऑपरेट करने वाले जितने भी सेशन कोर्ट्स हैं, जितने भी एडिशनल सेशन कोर्ट्स हैं, उनके जजमेंट के अगेंस्ट में अपील की जा सकती है इन दी हाई कोर्ट। किसी भी सेशन कोर्ट ने, किसी भी एडिशनल सेशन कोर्ट ने किसी केस में 7 साल से ज़्यादा की सज़ा सुना दी है, 7 साल से ज़्यादा का जेल टर्म दे दिया है, तो ऐसे केसेस में हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। किसी भी सेशन कोर्ट ने, किसी भी एडिशनल सेशन कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दे दिया है, फांसी की सज़ा सुना दी है, तो हाई कोर्ट मस्ट कन्फर्म इट। हाई कोर्ट को कन्फर्म करना ही करना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपील की जा रही है नहीं की जा रही है। अगर डेथ सेंटेंस सुनाया गया है तो उसको हाई कोर्ट कन्फर्म करेगा ही करेगा। 7 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनाई है तो आप अपील कर सकते हो, लेकिन अगर डेथ सेंटेंस सुना दिया गया है तो हाई कोर्ट को कन्फर्म करना ही करना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपील की जा रही है नहीं की जा रही है। और कुछ केसेस हैं जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973 में दिए हुए हैं, और इन केसेस में अगर किसी असिस्टेंट सेशन जज ने या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने या अदर मैजिस्ट्रेट ने कोई जजमेंट सुनाया है तो अपील की जाएगी कहाँ पे, हाई कोर्ट में की जा सकती है। अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रिप्लेस कर दिया गया है, किस चीज़ से रिप्लेस किया गया है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये बात हुई सिविल मैटर्स में और क्रिमिनल मैटर्स में हाई कोर्ट का अपीलेट जुरिसडिक्शन क्या है, कैसे है। इसके बाद बात आती है सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन। हाई कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में जितने भी कोर्ट्स और जितने भी ट्राइब्यूनल्स फंक्शन कर रहे होते हैं उन पे हाई कोर्ट को पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस होता है, एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स एंड मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स। मिलिट्री कोर्ट्स और मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स को छोड़ के हाई कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में जितने भी कोर्ट्स और जितने भी ट्राइब्यूनल्स फंक्शन कर रहे होते हैं उन पे हाई कोर्ट का पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस होता है, और इस पावर के तहत हाई कोर्ट में कॉल फॉर रिटर्न्स फ्रॉम देम। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जितने भी केस चल रहे हैं उनमें से किसी भी केस को हाई कोर्ट चाहे तो ट्रांसफर कर सकता है खुद को। मेक एंड इश्यू जनरल रूल्स एंड प्रिस्क्राइब फॉर्म्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीडिंग्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कैसे प्रैक्टिस करेंगे, उनकी प्रोसीडिंग्स क्या रहेंगी, उससे रिलेटेड जनरल रूल्स, उससे रिलेटेड जनरल फॉर्म्स, कैसे कामकाज होगा, वो रूल्स बनाने की पावर किसकी, हाई कोर्ट की।
prescribe forms in which books, entries and accounts are to be kept by them. सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाएंगे, एंट्रीज कैसे मेंटेन की जाएंगी, बुक्स दस्तावेज कैसे मेंटेन किए जाएंगे, उससे रिलेटेड रूल्स कौन बना सकता है, हाईकोर्ट बना सकता है. सेटल द फीस पेबल टू द शेरिफ, क्लर्क्स, ऑफिसर्स एंड लीगल प्रैक्टिशनर्स ऑफ देम. सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जितने भी क्लर्क्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं, शेरिफ्स हमारे यहाँ पे होते नहीं हैं, यूएस में होते हैं. यूएस रिलेटेड जितनी भी वेब सीरीज हैं, जितने भी मूवीज़ हैं, वहाँ शेरिफ टर्म आप सुनते होंगे. लेकिन हाँ, जितने भी क्लर्क्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनकी फीस के पेमेंट से रिलेटेड कोई भी बातचीत है, उससे रिलेटेड रूल्स कौन बना सकता है, हाई कोर्ट बना सकता है. और ये जो हाई कोर्ट की सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन है, इट इज़ वेरी ब्रॉड, बहुत ब्रॉड है. क्यों? बिकॉज इट एक्सटेंड्स टू ऑल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स. सभी कोर्ट्स और सभी ट्राइब्यूनल्स जो कि हाई कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में फंक्शन कर रहे होते हैं, उन सब पे ये एक्सटेंड करता है. कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाई कोर्ट का अपीलेट जुरिसडिक्शन उन कोर्ट्स पे, उन ट्राइब्यूनल्स पे एक्सटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है. लेकिन अगर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में कोई भी कोर्ट, कोई भी ट्राइब्यूनल फंक्शन कर रहा है, तो वहां पे हाई कोर्ट का सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन एक्सटेंड करेगा. It covers not only administrative superintendence but also judicial superintendence. सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिटेंडेंस नहीं है, जुडिशियल सुपरिटेंडेंस भी है. रिविजनल जुरिसडिक्शन है, रिवाइज किया जा सकता है. इट कैन बी सुओ मोटो. खुद से हाई कोर्ट चाहे तो रूल्स बना सकता है, सुओ मोटो फंक्शन कर सकता है. जरूरी नहीं है कि कोई अपील करे, कोई पार्टी एप्लीकेशन दे हाई कोर्ट को, जरूरी नहीं है, सुओ मोटो भी कर सकता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट कुछ भी करेगा सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन के नाम पे. इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं. लिमिटेशंस क्या है? कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट है और वो अपने जुरिसडिक्शन से बाहर जाके फंक्शन करने की कोशिश कर रहा है, तो हाई कोर्ट आएगा. या फिर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का वायलेशन किया जा रहा है, या फिर लॉ में ही कुछ एरर हो गई है, गलती हो गई है, या जो सुपीरियर कोर्ट्स कह रहे हैं उनको डिसरिगार्ड किया जा रहा है, उनको वायलेट किया जा रहा है बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, या फिर इनजस्टिस हो रहा है. जब कुछ ऐसी चीजें हो रही हो तभी हाई कोर्ट इंटरफेयर करेगा, तभी हाई कोर्ट अपनी सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन की पावर्स को यूज करेगा. अदरवाइज नहीं करेगा, अदरवाइज रिफ्रेन करेगा, जैसे काम चल रहा है वैसे चलने देगा. इसके बाद बात आती है कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. सिर्फ जुडिशियल सुपरविजन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन भी है. अदर मैटर्स में भी कंट्रोल है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर हाई कोर्ट का. जैसे जब भी किसी डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट किया जाता है, पोस्टिंग की जाती है या प्रमोशन किया जाता है किसी डिस्ट्रिक्ट जज का, तो गवर्नर जो है वो कंसल्ट करते हैं हाई कोर्ट से. अपन पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में. डिस्ट्रिक्ट जजेस के अलावा स्टेट की जुडिशियल सर्विसेज में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट की जब बारी आती है तो भी हाई कोर्ट से पूछा जाता है, कंसल्ट किया जाता है. फिर डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा स्टेट की जुडिशियल सर्विसेज में जितने भी मेंबर्स काम कर रहे हैं, उनकी पोस्टिंग की बात हो, उनके प्रमोशन की बात हो, उनकी लीव की बात हो, उनके ट्रांसफ़र की बात हो, उनके डिसिप्लिन से रिलेटेड कोई मैटर हो, ऐसे सभी मैटर्स से डील करने का काम किसका है? हाई कोर्ट का है. विद इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स काम कर रहे हैं, उन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में अगर कोई केस ऐसा आ जाए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन का सवाल है, तो हाई कोर्ट बोल सकता है कि इस केस को हमें भेजा जाए, हमें ट्रांसफर कर दिया जाए. और जितना भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उसके टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में हाई कोर्ट का लॉ उन सब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर बाइंडिंग है. इट्स लॉ इज बाइंडिंग ऑन ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स फंक्शनिंग विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन in the same sense as the law declared by the Supreme Court is binding on all courts in India. सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया, वो सभी कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग है. वैसे ही हाई कोर्ट का जो भी लॉ है वो सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो उस हाई कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में फंक्शन कर रहे हैं उनके ऊपर बाइंडिंग होता है. तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल भी है. फिर इसके बाद बात आती है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तौर पे हाई कोर्ट के पास में दो पावर्स होती हैं. हाई कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स हैं, जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं और जितने भी एक्ट्स हैं, दे आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी. हाई कोर्ट के जो भी जजमेंट्स आए, जो भी प्रोसीडिंग्स चली, जो भी एक्ट्स हैं, वो फॉरएवर मेमोरी में रहते हैं. दे हैव एविडेंटरी वैल्यू, उनको एविडेंस के तौर पे यूज किया जा सकता है. अपन देखते ही ना आर्ग्यूमेंट्स के टाइम पे कोर्ट्स में बोला जाता है कि फलाने हाई कोर्ट ने फलाने जजमेंट में ये कहा था, इस बेसिस पे हम ये आर्ग्यू कर रहे हैं, तो एविडेंस के तौर पे भी यूज किया जाता है.
एंड दे कैनॉट बी क्वेश्चनड व्हेन प्रोड्यूस्ड बिफोर सबऑर्डिनेट कोर्ट। हाई कोर्ट का कोई जजमेंट, कोई भी प्रोसीडिंग जब किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के सामने पेश की जाती है तो सबऑर्डिनेट कोर्ट उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता। दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल प्रेसिडेंट्स एंड लीगल रेफरेंसेस। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तौर पे एक तो हाई कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स हैं, जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं, जितने भी एक्ट्स हैं, वो फॉरएवर मेमोरी में रहते हैं और उनको एविडेंस के तौर पे यूज किया जा सकता है। दूसरा, हाई कोर्ट्स के पास में पावर है टू पनिश फॉर देयर कंटेम्प्ट। उनका अगर कंटेम्प्ट किया जा रहा है तो हाई कोर्ट पनिश कर सकता है। और ये जो टर्म है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइंड नहीं है। इसको डिफाइन किया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। और कंटेम्प्ट जो है वो सिविल भी हो सकता है और क्रिमिनल भी हो सकता है। सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ये क्या है इसके बारे में अपन ने बहुत डिटेल में बात की थी जब अपन ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की थी एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अगर याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज जाके एक बार वो सेशन देखो। अच्छा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में कहा गया कि हाई कोर्ट सिर्फ अपने कंटेम्प्ट के लिए ही पनिश नहीं कर सकते हैं, उनके टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स फंक्शन कर रहे हैं, अगर उनका भी कंटेम्प्ट किया जा रहा है तो हाई कोर्ट पनिश कर सकता है। अच्छा, कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं, कुछ ऐसे कंटेम्प्ट्स हैं जो कि लिखे हुए हैं आईपीसी 1860 में विद रिस्पेक्ट टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अगर ऐसे कंटेम्प्ट का कोई क्वेश्चन है जो कि आईपीसी 1860 में लिखा हुआ है तो उसके लिए हाई कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के तहत डिसाइड नहीं करेगा। As a court of record, a high court also has the power to review and correct its own judgment or order or decision. हाई कोर्ट के पास में पावर है कि वो अपने किसी भी जजमेंट को, अपने किसी भी ऑर्डर को, अपने किसी भी डिसीजन को रिव्यू कर सकता है, करेक्ट कर सकता है। हालांकि ये जो रिव्यू करने की, करेक्ट करने की पावर है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन हाँ हाई कोर्ट्स करते हैं, वेरियस जगहों पे ये पावर दी हुई है। और इसके बाद फाइनली बात आती है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की पावर है, कोई कानून लाया गया, कोई एक्ट लाया गया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में जाता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, तो उसको हाई कोर्ट जो है जुडिशियली रिव्यू कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ अ हाई कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अ लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये जो टर्म है जुडिशियल रिव्यू, ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब अपन आर्टिकल 13 को पढ़ते हैं, जब अपन आर्टिकल 226 को पढ़ते हैं तो अपने को समझ में आता है कि हाई कोर्ट्स को पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू दी गई है। और कोई भी एक्ट है, कोई भी ऑर्डर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कैसे कर सकता है? या तो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, या जो अथॉरिटी उसको लेकर आई है उस अथॉरिटी के अधिकार में ही नहीं था उस एक्ट को लाना, उस ऑर्डर को लाना, या कॉन्स्टिट्यूशन के अदर प्रोविजंस को वायलेट कर रहा है, रिपग्नेंट है उनके अगेंस्ट में। तो ऐसे केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक किया जाता है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक किया जा रहा है इसी को बोलते हैं अपन पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और इसी के साथ हाई कोर्ट के पावर्स और जुरिसडिक्शन की बातचीत खत्म हो गई। बहुत इजी सा सेशन है, पूरा चैप्टर ही बहुत इजी सा है, खासकर अगर आपने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा हुआ है तो। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।